नमस्कार साथियों, विशान इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्ष 2012 के जो एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 2010, 2011 के जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं उनको हल कर चुके हैं। अब हम वर्ष 2012 के एक एक नंबर के 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। ये जो प्रश्न है वर्ष 2010, 12, 2016, 2018, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। तो चुनाव की जो समस्या है, हम जानते हैं कि जो वस्तुओं के चुनाव की जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, और इनके बीच हमें क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का वैकल्पिक चयन करना पड़ता है। जहाँ से हमारे सामने क्या होती है, वस्तुओं के चयन की क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो चयन की समस्याओं के 2 कारण क्या क्या हमारे पास, असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित संसाधन हैं। दूसरा प्रश्न है कि अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत क्या होता है कि किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति जो है, उसके पास 2 जॉब के ऑफ़र हैं। एक जॉब में उसकी सैलरी 30,000 है और दूसरी जॉब में उसकी सैलरी क्या है, 20,000 है। तो जो 20-30 व्यक्ति क्या करेगा, देखो ये विवेकशील व्यक्ति हमेशा क्या करता है, अपना फ़ायदा विवेकशील व्यक्ति क्या करता है कि वो 30,000 सैलरी को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो 30,000 सैलरी को सेलेक्ट करने के लिए उसे 20,000 की सैलरी का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो दूसरी जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प, उसको त्याग करना पड़ता है उसको। अर्थात किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। तीसरा प्रश्न होता है कि मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। देखो प्रश्न संख्या 3 है, मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। देखो मांग में परिवर्तन का मतलब, देखो जब हम मांग फलन पढ़ते हैं तो मांग फलन क्या होता है, मांग तथा मांग के कारकों के बीच एक फलनात्मक संबंध होता है। जैसे वस्तु की कीमत हो गई, आय हो गई, टेस्ट हो गया, ठीक है ना, और आय का वितरण हो गया। तो देखो जब मांग में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन से अभिप्राय मांग में वृद्धि या कमी से है। वही बात समझ में। कीमत के अलावा जो अन्य कारक हैं, अन्य जो तत्व हैं, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। यही बात समझिए। कीमत क्या रहती है, इसमें स्थिर रहती है। कीमत के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं, जैसे PR है, Y है, TENYD, जैसे PR संबंधित वस्तुओं की कीमत है, Y क्या है, आय है, T टेस्ट है। तो ये जो कीमत के अलावा अन्य कारक हैं, अगर इनमें परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन कहलाता है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी होता है। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो आगे या पीछे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि सीमितता का अर्थ बताइए। देखो सीमितता का अर्थ का मतलब क्या होता है कि साधनों की जो कुल पूर्ति है वो उनकी कुल मांग से क्या है, कम है। सप्लाई कम है और डिमांड क्या है, ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य बताइए। देखो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। 2 प्राथमिक कार्य हैं। अगर मुद्रा के कार्यों की बात करेंगे तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, द्वितीय कार्य या गौण कार्य जिनको हम कहते हैं, कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। तो प्राथमिक कार्य हम क्या है, विनिमय का माध्यम है, मोड ऑफ एक्सचेंज है और मूल्य का मापक है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 6, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है। देखो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो CSO द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना क्या हुई थी, 2 मई 1991 को हुई थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा 23 मई 2019 को NSSO और CSO को मिलाकर एक नया कार्यालय बनाया गया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, NSO, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। लेकिन अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है और NSO नहीं दिया रहेगा तो आपको CSO ही करना है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। प्रश्न संख्या 7 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह लिखिए। देखो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह ये है, आपके सामने है, हिंदी का र और अंग्रेजी का R को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है।
जो रोमन लिपि का अक्षर आर है उसको मिलाकर बनाया गया है। इसको 15 जुलाई 2010 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। श्री डी उदय कुमार है जो IIT मुंबई के, इन्होंने ये चिन्ह दिया था। प्रश्न संख्या 9 है कि 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का नाम लिखिए। देखो 1936 में जो प्रकाशित कीन्स का जो ग्रंथ है, हम पढ़ते हैं कि 1929 की जो आर्थिक महामंदी है उसका विश्लेषण जब कीन्स ने किया था तो अपनी एक पुस्तक दी थी उन्होंने। उनका ग्रंथ है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में क्या होता प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर है तो गुणक का मान बताइए। हम जानते हैं कि MPC प्लस MPS बराबर कितना होता है, 1, बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो MPC बराबर किसके दे रखी है, MPC बराबर MPS, ये मान बराबर देखा है। अब अगर आगे हम उसको सॉल्व करेंगे तो 2 MPC बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से MPC का मान कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, गुणक का मान निकालना है, क्योंकि गुणक क्या होता है, गुणक क्या होता है हमारा, K बराबर होता है 1/1 - MPC। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सीधा संबंध होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी तो गुणक भी बढ़ेगा, और यहाँ से जब हम MPC का मान रख देते हैं तो K का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थे वर्ष 2012 के एक नंबर के 10 प्रश्न। बाकी आगे इसी प्रकार से वर्ष 2013-14 से लेकर हम 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, पहले हम एक नंबर के शुरू कर रहे हैं, फिर हम 2 नंबर के शुरू करेंगे, और ये पूरा जो 10-12 वर्षों के जो उत्तराखंड बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका एक पूरा संकलन है जिनको हैंड रिटन नोट्स में बनाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।